हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की नंबर 5वीं वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपनी 15.3 प्रश्नावली की। 15.3 हमारी चल रही है और कंटिन्यू चल ही रही है अभी। आज ये लेक्चर नंबर 5 में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और वहाँ टाइम की बाउंडेशन आ रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब पहले आप बुक में देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दी गई आकृति 15.16 में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ये जो A, B, M और C ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। अब देखिए थोड़ा सा आप समझना इस चीज़ को, क्योंकि चीज़ ये थोड़ा सा अटपटा हो रहा है यहाँ पर। अगर हम एक वृत्त लेते हैं और वृत्त का इस तरह से वृत्त के 4 पार्ट कर देते हैं, 4 भागों में वृत्त को विभाजित कर देते हैं, तो ये हिस्सा बनता है। ये वाला देखिए, ये वाला जो दिख रहा है ना, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, हम इसको ये मान सकते हैं, ये वाला हिस्सा ऐसे, ठीक है। इसको हटा देते हैं बाकी का पार्ट। जैसे अब ये हटा दिया, हटाने के बाद जो अब हमें दिख रहा है वो यही वाला हिस्सा दिख रहा है। देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उसने क्या बोला, नेक्स्ट है कि चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर। अब BC को व्यास, BC क्या है, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये एक लाइन बन रही है और ये BC हो गई, ठीक है। इसको व्यास मानकर एक वृत्त खींच दिया तो एक अर्धवृत्त बना दिया, ठीक। इस वाली लाइन को व्यास मानकर एक हमने अर्धवृत्त बना दिया। अब आप थोड़ा सा गौर करिए कि अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ यहाँ से और आप केवल इसको देख रहे हैं, है ना, तो इसको देखने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक वृत्त था और इस वृत्त में ये एक जीवा है, और जीवा ने, जब कोई जीवा है और वो वृत्त को 2 भागों में बांटती है, तो इसके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं कि अगर कोई जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो वृत्त के 2 हिस्से बनते हैं, एक हिस्सा बड़ा होता है, एक हिस्सा छोटा होता है। ये भी मैं हटा देता हूँ अभी समझने के पर्पज़ से। तो अब देखिए, आपको वृत्तखंड दिख रहा है साफ साफ, मैं क्लियर वृत्तखंड दिख गया ना कि ये लघु वृत्तखंड है और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है। तो एक बार तो हमें इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद में ये जो अर्धवृत्त दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा अर्धवृत्त है, ये वाला, है ना, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त तो है बड़ा, ये तो बड़ा एरिया दिख रहा है, और ये वाला है छोटा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो छायांकित भाग है ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कल जब क्वेश्चन चल रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि बड़ी आकृति में से आप छोटी आकृति को घटाएंगे तो हमेशा छायांकित भाग मिल जाएगा, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो AC दिया है ये 14 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या है ये भी 14 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि भाई ये व्यास जो दे रखा है, जिसको वो कह रहा है कि BC व्यास है, इस व्यास का ये जो क्षेत्र बना है ना, ये वाला अर्धवृत्त, तो पहले आप ये बताइए कि भाई ये जो व्यास आ रहा है वो कितने सेंटीमीटर का है। आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं जब तो भाई सीधा ही हो जाता है कि भाई 14√2 का होगा पूरा व्यास, इसका त्रिज्या बना देंगे तो 7√2 आएगा। पर ये कैसे आया इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC दिख रहा है, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में कर्ण है ये पूरा, है ना, कर्ण का मान हमको निकालना है। तो कर्ण है BC और इसका मान हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, ये हमें ज्ञात करना है। और आधार ये है, आधार बराबर AC और ये है 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लंब है बराबर AB, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये सारे काम हमारे पास आ गए हैं। अब ये त्रिभुज बन चुका है और त्रिभुज में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम काम करते हैं तो इसमें कर्ण का मान निकालना है, और ये हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको हम ले लेते हैं x स्क्वायर। आधार स्क्वायर है, ये बन गया 14 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर है, ये भी 14 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर बराबर 2 × 14 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको हल कर दें। अब हम इनका अंडर रूट करेंगे, है ना, वर्ग, ये x का मान निकालने के लिए इनका वर्गमूल कर देते हैं। तो वर्गमूल हो जाता है इस तरह से 2 × 14 का स्क्वायर। अब आपको अच्छी तरह पता है
कि भाई अगर किसी पे स्क्वायर लगा हो और अंडर रूट लगा हो तो आराम से इसका अंडर रूट हो सकता है, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे x बराबर 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो क्या है ये तो है व्यास, है ना, पूरी भुजा का मान आया है, BC का मान आया है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि BC यानी व्यास है और व्यास का मान है 14 अंडर रूट 2। तो 14 अंडर रूट 2 ये व्यास हुआ सेंटीमीटर, और हमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे तो 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप निकाल लेते हैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो ये बड़ा वाला पार्ट आ रहा है BNC, ये वाला जो आ रहा है। ठीक है, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त लिख दिया है तो अर्धवृत्त का कोई नया फॉर्मूला नहीं होता, बस वही है कि वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर बाई 2। इसमें मान रखिए 1/2 आ रहा है, 22/7 आ रहा है, और r की जगह पर चल रहा है 7 अंडर रूट 2। तो 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2। ठीक है, 1/2, ये जो 1/2 आ रहा है इसको तो हमने यहाँ रख दिया। पाई है, पाई की जगह पर 22/7 रख दिया। r स्क्वायर है तो एक बार r का मान, दूसरी बार भी r का मान। ठीक है, इस 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 22 गुणा 7 बच गया। 22 गुणा 7 कितना होता है, 154 वर्ग सेमी। ठीक है, यहाँ तक का काम हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये हमने अर्धवृत्त निकाल लिया। अब आपको अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है कि हम इस क्षेत्र को निकालना चाह रहे हैं, ये वाला। और ये क्या चीज़ है, ये है वृत्तखंड। अभी मैंने बताया था कि जब आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक वृत्तखंड दिखेगा और हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर हम इस 154 में से इस क्षेत्र को घटा देंगे तो हमारा ये वाला क्षेत्र जो छायांकित है वो आ जाएगा ना। तो अभी आप इसको यहाँ तक नोट करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम इस वाले वृत्तखंड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ नीचे की तरफ, जैसे ये है ना, ये तो त्रिभुज बन गया, इसके नीचे इस तरह से एक वृत्तखंड बना हुआ है, ये वाला हिस्सा बन रहा है, इसमें 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो दोनों त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो गायब होती हैं, तो जब पेपर में या बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को रटना नहीं है, केवल ये देखना है कि इनके आधार पर, जैसे ये समकोण त्रिभुज बना के दे रखा है पहले ही, क्योंकि जब कोई वृत्त है अगर उसके आप चतुर्थांश बनाएंगे, मतलब वृत्त को 4 भागों में बांटेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा बनता है, ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का ही बनेगा, तभी तो ये 4 भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का ये पार्ट हो गया इसका। अब आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है जब भी आप वृत्तखंड निकालते हैं, एक तो त्रिज्या चाहिए और एक उसका कोण चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं वृत्तखंड चतुर्थांश लिख दीजिए कि वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या वो वाली नहीं है, कहीं उधर वाली जो अभी हमने सॉल्व किया उसी को आप यूज़ कर लो, ये अलग चीज़ हो गई। और कोण, कोण का मान दिया गया है 90 डिग्री। अब हम निकाल रहे हैं वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सूत्र याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो उसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसमें। अब क्या आता है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू डालिए तो पाई की जगह पर तो आ गया 22/7, r की जगह पर हो गया 14 गुणा 14, थीटा की जगह पर आ गया 90 अपॉन में 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर है 14 इंटू 14 बटे में 2 आया और साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। हो गया कंप्लीट। जब इस तरह का सिचुएशन हमारे पास आती है
अब इसमें जो सिंपल कट रहे हैं पहले उनको काट लीजिए। जैसे ये 7 से ये कट रहा है 2 बार, फिर 90 से ये कट गया 4 बार, और 2 से ही कट गया 2 बार, 2 से ही कट गया 11 बार। तो यहाँ क्या बचा? 11 इंटू 14, तो ये 11 गुणा 14 बच गया। माइनस, अब इधर आ जाइए, साइन 90 का मान 1 होता है ना, साइन 90 1 हो गया। और इनको अब आप इसको काट लीजिए, तो 14 गुणा 14 करके, या तो इसको ही काट लीजिए पहले, इसको 7 बार, और 14 सत्ते 128, और फिर इनका गुणा करके हम माइनस करते हैं। देखिए अब ये 14 सत्ते 98 होते हैं, 128 लिख दिया था, ये गलती से लिख दिया, तो 14 सत्ते 98 हो गए, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये 11 इंटू 14 करते हैं तो 154 मिलता है, माइनस 98 हो गया। तो टोटल आपको मिल गया कि यहाँ से, अब देखिए अभी इसको हमें घटाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। मान लीजिए इसको यहीं छोड़ा, क्योंकि 154 में से हमको घटाना है, वर्ग सेमी हो गया। अब उसके बाद जो हमें टोटल चाहिए, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे करना चाहें वैसे करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब छायांकित भाग में अभी मैंने शुरू में बता दिया कि आपको अर्धवृत्त में से वृत्तखंड घटाना है, तो यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये मान रख दिया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 आया हुआ है पहले से ही ना। अब देखिए यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, 154 माइनस 98 हो गया। अब जैसे ही ये ब्रैकेट खुलता है तो ये 154 माइनस 154 और प्लस का 98 हो गया सीधा। ये 154 से ये 154 कट गया और बचा क्या? 98 वर्ग सेमी, और यही आपका आंसर होगा। यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं वो क्या होता है? 98 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अगर आप इसको यहाँ माइनस करके करते हैं तब भी यही आंसर आएगा, और ऐसे कर लेते हैं जब भी यही आंसर आएगा। नंबर 9 देखिए, या एक काम करें, 9 से पहले हम ये छोटे वाले दोनों कर लेते हैं ना, फिर 9वां लास्ट रह जाएगा, उसको हम कर लेंगे। तो पहले आप 10वां देख लीजिए। 10 और 11 छोटे छोटे से हैं, यह भी हो जाते हैं। जैसे 10वां क्वेश्चन देखते हैं पहले, कि यदि आकृति में जो आकृति नीचे दी हुई है, इसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक इस तरह की आकृति आपको बना के दे रखी है, ये वाली, और इसमें एक वृत्त बना रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और ये जो कंडीशन आ रही है यहाँ पर, ये भी 7 ही हो जाएगी, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। है तो ये बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या ये वाली, लेकिन ये छोटे वाले वृत्त में व्यास बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब आपसे ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, कोई खास नहीं। तो यहाँ लिखते हैं हम कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है, और अर्धवृत्त की, इस वाले की बात कर रहे हैं, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो जो छोटा वृत्त बन रहा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये भी कितनी हो जाएगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या, पहले तो व्यास ले लो, ऐसा कर लो, छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का जो व्यास है वो भी 7 सेंटीमीटर हो गया। देखिए सही है ना, छोटे वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर का। अब इसकी त्रिज्या ले लेते हैं, तो त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर, या 3.5 लिख दें या 7/2 लिख दें, एक ही बात है। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो वही रहेगा, πr², चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, बस त्रिज्या का फर्क होता है। तो 22/7, 7/2 गुणा 7/2, 7 से ही 7 कट गया, 2 से ही कट गया 11 बार, 11 इंटू 7 कर देंगे तो ये अच्छा 2 और बच गया नीचे, तो ये 11 इंटू 7 और बटे में 2, तो ये आ जाता है 77/2 हो गया। तो ये हो गया 2 3 6 और 2 8 16 और 0.5 वर्ग से, ठीक है। 77 में आप 2 का भाग दे देते हैं तो 38.5
5 आंसर आ जाता है, यही हमारा आंसर है। और इसी तरह से एक ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बिल्कुल छोटा सा ही है कि यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले, R1 और R2 दो त्रिज्याएं हैं और वृत्तों की परिधियों का योग R है, तो परिधि के बराबर है, तो विकल्प छांटना है। अब देखिए इसमें भी बिल्कुल सिंपल है कि अगर कोई दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या, जैसे कोई ये वृत्त ले लिया इसकी त्रिज्या R1, एक दूसरा वृत्त ले लिया इसकी त्रिज्या R2, और R1 व R2 त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधियों का योग कर दें, मतलब इसकी परिधि निकालेंगे। अब देखिए ये वैसा सवाल है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप इसकी परिधि निकालते हैं तो 2 पाई R1 आएगा, सही है, और इसकी परिधि निकालते हैं तो 2 पाई R2 आएगा। फिर क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले परिधि के बराबर आता है। अगर दोनों का योग कर दिया तो इनका जो एक कोई नया वृत्त होगा और उसकी त्रिज्या R के बराबर ही है। तो क्वेश्चन समझ लें पहले कि R1 त्रिज्या की परिधि, R2 त्रिज्या की परिधि, दो परिधि हो गई, दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो इसकी जो परिधि है वो इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगी, यानी 2 पाई R होगी। ठीक है, अब इनको आप काट लीजिए, या जैसे इसमें से हम 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 पाई कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया R1 प्लस R2 और यहाँ रह गया 2 पाई R। 2 पाई से ही 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 बराबर R हो गया। तो यही तो सिचुएशन आई। अब आप इस 4 ऑप्शन में से ये ढूंढिए कि भाई ये ऑप्शन कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है हमको, तो इसका सही आंसर ए होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वें में पूछा गया 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। तो 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, इस तरह से भाई 14 सेंटीमीटर का वृत्त है, वर्ग है, तो चारों तरफ जो भुजाएं होंगी वो 14 सेंटीमीटर ही होंगी। इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है इस तरह से, इसके अंतःवृत्त यानी अंदर की तरफ एक वृत्त बना हुआ है, और इस वृत्त का व्यास क्या होगा। जैसे ये 14 आ रहा है तो यहाँ पर वृत्त का व्यास 14 ही होगा, और इसकी त्रिज्या निकाल दी तो 7 हो गई। अब आपसे कहा गया कि भाई इसकी परिधि बताइए, अंतःवृत्त जो बन रहा है ना उसकी परिधि, तो हम यहाँ लिखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, और परिधि क्या होगी फिर, परिधि बराबर 2 पाई R। इसमें मान रखें तो 2 गुणा 22/7 R, R की जगह पर आ गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 44 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की जो परिधि बनेगी वो बनेगी 44 सेंटीमीटर, और ये मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, पर आप ध्यान से समझिएगा इसको, और जिस तरह से मैं चित्र बना रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, तो उस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये दिया गया है कि एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा आ रही है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर की भुजा है वर्ग की, और ए बी सी और डी ये 4 कॉर्नर हो गए इसके, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर जब नॉर्मली आप देख रहे हैं, मतलब जैसे आप देख रहे हैं इसको, तो इस सवाल में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि भाई 4 कली का फूल बना हुआ है ना, दिख रहा है कि 4 कली का फूल बना हुआ है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई छायांकित भाग तो कली के अंदर ही आ रहा है, तो हम क्या काम करें कि भाई पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसके बाद इन 4 कलियों का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर ऐसे नहीं आएगा। क्या करना होगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ वैसे ही। ये वर्ग है, इस वर्ग में इस तरीके से एक अर्धवृत्त बना दिया है ना, वर्ग के अंदर अर्धवृत्त बना। अब इसको देखो ध्यान से, ये अर्धवृत्त बन रहा है, आधा वृत्त हो गया ना। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक अर्धवृत्त बन गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया। क्लियर। अब ऊपर भी अर्धवृत्त और नीचे भी अर्धवृत्त, तो हमें काम क्या करना है, हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालेंगे ही, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इधर आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। दोबारा सुनिए, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला, पहले निकाल लिया, 10 × 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद में हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या हम ये कह सकते हैं कि जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मतलब एक पूरा वृत्त हो गया, आधा वृत्त और आधा वृत्त पूरा वृत्त बन गया। तो हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसमें से, 100 में से, है ना, 100 पूरा जो वर्ग है। अगर हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये क्षेत्र बचेगा इधर वाला। अगर आप ये दोनों अर्धवृत्त निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्र, यही बचेगा ना। उसके बाद में दोबारा से अर्धवृत्त, अब की बार इधर की तरफ से अर्धवृत्त बना और अब की बार इधर से अर्धवृत्त बना। बात समझ में आई? इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इधर वाले अर्धवृत्त का, फिर इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धवृत्त और अर्धवृत्त फिर वही आधा आधा वृत्त हो गया, तो एक वृत्त बन गया पूरा। दोबारा घटा देंगे वर्ग में से, जब वर्ग में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला हिस्सा मिलेगा, ठीक है, ये क्षेत्र मिल गया। और जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ये 4 क्षेत्र हमको मिल जाएंगे। जैसे इसको देखिए अलग अलग करके बता देता है मैं एक बार, कि भाई आपने एक बार तो ये और एक बार ये ऐसे निकाल लिया, जैसे ये निकाल लिया, और जब हम इसको घटा देंगे, मतलब वर्ग में से हमने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, दोनों हटा दिए, तो बचा क्या, हमारे पास ये बच गया, ये एरिया बच गया। सही है, सही बात है ना, बिल्कुल। अब उसके बाद में दोबारा हम यही काम कर रहे हैं कि एक वर्ग है हमारे पास, उस वर्ग में से ये अर्धवृत्त और उस वर्ग में से ये वाला अर्धवृत्त, ये भी हटा दिए। जब हम दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास ये बचता है और ये बचता है, ठीक है, हो गए, 2 चित्र बन गए ना अलग अलग। पहले इधर के अर्धवृत्त हटाए तो ये दोनों एरिया बच गए, फिर हमने ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त हटाया तो ये वाले क्षेत्र बच गए, ठीक है। अब इन दोनों चित्रों को मिला दो एक साथ, इन दोनों चित्रों को हम एक साथ ले आते हैं। तो जब आप दोनों चित्रों को एक साथ लाएंगे तो एक तो ये क्षेत्र बन रहा है, एक ये क्षेत्र बन रहा है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ऐसे बन गया 4 कली का फूल। तो 4 कली का दिख रहा है आपको, लेकिन बन कैसे रहा है वो 4 कली का, ये देखिए। अब देखो हमारे पास ये क्षेत्र बचा हुआ है, हमारे पास ये वाला क्षेत्र बचा हुआ है, एक ये वाला क्षेत्र बचा हुआ है ना, 4 क्षेत्र बचे हुए हैं। पर हमें तो ये चाहिए ही नहीं, चाहिए तो क्या थे, ये वाले, हमें तो 4 कली वाला चाहिए ना। आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, चारों मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, जब हम यहाँ तक का काम कर लेते हैं, फिर वर्ग में से हम ये चारों क्षेत्र घटा देंगे। वर्ग में से आप ये चारों क्षेत्र काट लो, काटने के बाद क्या बचेगा, यही तो बचेगा 4, ठीक है, और यही आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको लेके काम करना है, तो थोड़ा ध्यान से काम करते जाएं। कैलकुलेशन सारी एक जैसी रहेंगी, क्योंकि बार बार वही काम रिपीट होगा, बार बार वही जो कैलकुलेशन है वही रिपीट होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा हमको दी गई है, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग दिया हुआ है ना पूरा, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया तो ये होता है भुजा स्क्वायर, सब जानते हैं। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग सेमी, ठीक है। इसके बाद अब हम पहले चित्र पर बात कर रहे हैं। जैसे ये वाला चित्र हमने बना लिया, अब हम मान लीजिए हम इस अर्धवृत्त की बात करते हैं और इस अर्धवृत्त की बात करते हैं। पहले हम ये दोनों निकालते हैं, फिर इसको घटा देंगे। तो क्या क्या मीन्स निकल रहे हैं, जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो भुजा है ये तो टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी चल रही है, 10 सेंटीमीटर, और 10 का आधा कर देंगे, त्रिज्या चाहिए हमें तो 5 हो जाएगी। तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ लिखते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं अर्धवृत्त की त्रिज्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा वृत्त निकाल लेता हूँ, आधा ये और आधा ये, तो पूरा एक ही तो हो गया, है ना। आधा आधा करके एक वृत्त निकाल लिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 नहीं लेना है, संकेत में दिया हुआ है कि आपको 3.14 लेके चलना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 3.14 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 25 गुणा 3.14। अभी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। तो हमने ये निकाल लिया, है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों का जो कंबाइंड क्षेत्रफल आया वो ये वाला है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बचा हुआ क्षेत्र निकालते हैं, मतलब ये वाला, ये बचा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र आ रहा है, ये बचा हुआ है। तो हम यहाँ निकालते हैं शेष क्षेत्र,
इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये वाला, तो इसको लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, रखिए मान, वर्ग का क्षेत्रफल है 100 माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना है 25 इंटू 3.14 हो गई। ठीक है, अब ये जब माइनस होता है तो अभी यहीं कर दें इनका गुणा या सॉल्व करें, चलिए इनका गुणा कर ही लेते हैं फिर करते हैं इसको। इसका 100 है और माइनस 25 को हम 3.14 से या 3.14 से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 78.5, 5 जीरो भी लगा सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 100 में से जब इसको माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 21.50 वर्ग सेमी। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। तो ये वाला क्षेत्र आया है हमारे पास, ये वाला जो हमें प्राप्त हो रहा है। अब सेम यहाँ तक रोक देंगे इसको, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को फिर चेंज करते हैं। जैसे अभी तो ऊपर और नीचे वाले अर्धवृत्त लिए हैं, अब हम दोनों साइडों वाले अर्धवृत्त लेंगे, इधर साइड का भी इधर वाला भी, और सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना। तो दोबारा लिख देते हैं, पूरा हल नहीं करना, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको कि दाएं तथा बाएं दोनों अर्धवृत्तों को, दो अर्धवृत्तों को वर्ग के क्षेत्रफल से घटाने पर प्राप्त क्षेत्रफल कितना होगा। भाई सेम होगा, कंडीशन वही है, सेम चित्र बन रहा है, सेम कैलकुलेशन होंगी, सब कुछ वही है। तो जो प्राप्त क्षेत्रफल होगा मतलब ये वाला एरिया होगा, ये वाला, ये कितना प्राप्त होगा, इतना ही प्राप्त होगा जितना ये है। तो ये आ गया 21.50 वर्ग सेमी, या 21.5 भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो गया। अब इन दोनों चित्रों को मिला दीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब ये दोनों जब एक साथ बनाए जाएंगे तो एक साथ बनाने पर ये इधर, ये इधर, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो जो क्षेत्र है हमारे पास, जो हमने प्राप्त किया हुआ है, वो क्षेत्र ये वाला है ना, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र भी है और ये वाला भी। तो क्या मीन्स निकला इसका कि जो क्षेत्र हमको मिला है वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो पहले हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ कि कुल प्राप्त क्षेत्रफल, कुल प्राप्त क्षेत्रफल बराबर होगा 21.50 प्लस 21.50, 21 दूनी 42 और 1 43 वर्ग सेमी। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाता है। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो ये, हमने जो निकाला है वो तो ये वाला एरिया है, पर हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें तो ये वाला क्षेत्र चाहिए। अब देखिए, इस एरिया का मान हमारे पास आ चुका, इन चारों क्षेत्रों का मान 43 वर्ग सेंटीमीटर बन रहा है। तो इसका मान क्या होगा? अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या करना पड़ेगा? अब वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा देते हैं, ये हटा देता हूँ मैं इसको। तो हम यहाँ लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि जो बुक है उसमें तो यही वाला क्षेत्र छायांकित है ना भाई, बुक में तो ये छायांकित कर रखा है। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये एरिया है। अब आपको इसमें ये 4 कली का फूल नहीं दिखना चाहिए। अगर ये 4 कली का फूल किसी को दिख रहा है तो वो आंसर नहीं निकाल सकता इसका, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट का, कैसे चित्र बनाया ये। अब लिखते हैं, बुक के अनुसार हम काम कर रहे हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल प्राप्त क्षेत्रफल। कुल प्राप्त क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल तो 100 ही है ना, शुरू में हम कर चुके हैं। और ये कितना आ रहा है? 43। कितने बच जाएंगे? 57 वर्ग सेमी। ठीक है, ये आंसर हमारा होता है।